हेलो गाइस एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने कहानी लेकर आ रहा हूँ, अपना अपना भाग्य। ये कहानी जनेंद्र कुमार जी ने लिखी है। एक निर्धन असहाय पहाड़ी बालक का इसमें चित्रांकन किया गया है, जो परिवार की गरीबी से तंग आकर नैनीताल आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भी उसके दुखों का कोई अंत नहीं होता और अंत में वो मर जाता है। बहुत ही मार्मिक कहानी है। चलिए मैं कहानी शुरू करता हूँ। तो कहानीकार कहते हैं, बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। निरुद्देश्य मतलब बिना उद्देश्य के। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। ये वहाँ का मौसम का चित्रांकन किया गया है। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर जरा अरुण पड़ जाते। अरुण मतलब लाल रंग के हो जाते, जैसे कि हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा ना मालूम हुआ। मैंने झुंझला कर कहा, अब चलिए भी। अरे जरा बैठो, मेरे मित्र ने कहा। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया तो और कोई चारा ना रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान नहीं था, यानी कि उनके पागलपन से, और जरा बैठना भी जरा ना था। चुपचाप बैठे तंग हो रहे थे, कुड़ रहे थे, यानी कि चिड़चिड़ा रहे थे कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही दूरी पर एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही है। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का। सिर के बड़े बड़े बाल खुजाता हुआ चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर और एक मैली सी कमीज लटकाए हुए। पैर उसके जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह ना जाने कहाँ जा रहा था या कहाँ जाना चाहता था। न दायां न बायां। पास की चुंगी की लालटेन, चुंगी पुराने ज़माने में टैक्स वसूल करने के लिए एक चौकी बना दी जाती थी। उसकी लालटेन के छोटे से प्रकाश व्रत में, यानी कि छोटे से प्रकाश के पुंज में मैंने देखा, कोई 10-12 साल का लड़का होगा, गोरे रंग का, लेकिन मैल से काला पड़ गया। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी थी। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया था। वह हमें देख ही ना पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों ओर का फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब और ना एकांकी दुनिया। एकांकी दुनिया मतलब सुनसान दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मेरे मित्र ने आवाज दी, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई और तू यूं ही घूम रहा है। बालक मूक, यानी कि चुपचाप, फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। मेरा मित्र बोला, कहां सोएगा। बालक ने कहा, यहीं कहीं। कल कहां सोया था। दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं सोया। बालक बोला, नौकरी से हटा दिया मुझे। मेरे मित्र ने पूछा, क्या नौकरी थी। बालक बोला, सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। मेरा मित्र बोला, फिर नौकरी करेगा। उसने कहा, हाँ। बाहर चलेगा। उसने कहा, हाँ। आज क्या खाना खाया। उसने कहा, कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा। उसने कहा, नहीं मिलेगा। तो यूं ही सो जाएगा। उसने कहा, हाँ। लेकिन मेरे मित्र ने पूछा, कहाँ सोएगा। उसने कहा, यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर से आंखों से मूक खड़ा रहा, यानी कि चुपचाप खड़ा रहा। आंखों मानो बोलती थी उसकी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। मेरे मित्र ने पूछा, माँ बाप हैं। उसने कहा, हाँ है। मेरे मित्र ने पूछा, कहाँ। उसने कहा, 15 कोस दूर एक गांव में। तो मित्र ने पूछा, तू भाग क्या है। उसने कहा, हाँ। मित्र ने पूछा, क्यों। उसने कहा, मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां कोई काम नहीं था, रोटी नहीं थी, बाप भूखा रहता था, माँ भूखी रहती थी, रोती रहती थी, इसलिए भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा था। हम दोनों ही साथ यहां आ गए, लेकिन अब वो नहीं है। मित्र ने पूछा, कहां गया। उसने कहा, मर गया। बस जरा सी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ। मैंने पूछा,
मर गया? हाँ साहब ने मारा और मर गया, उस बालक ने कहा। मित्र बोले, अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल में पहुंचे। हमने कहा, वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दुशाला लपेटे हुए थे, एक बड़ा लंबा सा शॉल होता है, और मोजे चढ़े पैरों में चप्पलें थीं। उनकी आवाज़ में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओह, फिर आप कहिए। हमने कहा, अरे आपको नौकर की ज़रूरत थी ना, देखिए ये लड़का है। उन्होंने कहा, कहाँ से लाए हो, इसे आप जानते हो? जानता हूँ, लेकिन ये बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, इनके बच्चे में अवगुण यानी कि दोष छिपे रहते हैं। आप भी कैसे अजीब लोग हैं, उठा लाए कहीं से भी, लो जी नौकर ले लो। वकील साहब ने कहा, मेरे मित्र ने कहा, मानिए तो ये लड़का बहुत अच्छा निकलेगा। आप भी? जी बस खूब हैं, ऐरे गैरे को नौकर बना लिया और अगले ही दिन मेरा पता नहीं है क्या क्या लेकर चंपत हो जाएगा। आप मानते क्यों नहीं हैं, और मैं भी क्या करूं? वकील साहब बोले, माने क्या खाक, आप भी। अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा हम तो अब सोने को जा रहे हैं। और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में मसहरी पर सोने झटपट चले गए। मसहरी मच्छरदानी लगी चारपाई को कहते हैं। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में था यानी कि दुविधा में था, लेकिन तभी वो प्रेत गति से, जैसे कि एक भूत आगे बढ़ता है, और कोहरे में चला गया। उसको लगा कि कुछ होने वाला है नहीं। हम भी होटल की तरफ चले गए। हवा तीखी थी, बहुत ठंडी थी, और हमारे कोट को पार करके बदन में तीर सी लग रही थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, बहुत ठंड है। उसके पास कम से कम कपड़े तो है ही नहीं। मैंने कहा, ये संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई, चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लेते हैं, फिर किसी और की चिंता करते हैं। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ, जो कहो, लाचारी कहो, कठोरता कहो या बेशर्मी कहो, मेरे से कहा। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया, और हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की हमने ज़रूरत ही नहीं समझी। मोटर में सवार होते हुए हमें एक समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र, वही काले चितड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती पर, मुट्ठियों पर और पैरों पर बर्फ की एक हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए इस नेचर ने, इस प्रकृति ने उसकी डेड बॉडी के ऊपर एक सफ़ेद और ठंडे कफन का यानी कि सफ़ेद चादर का प्रबंध कर दिया था, इंतजाम कर दिया था। इस कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे समाज में मनुष्य जितने भी हैं वो हृदयहीन हो गए हैं, संवेदन शून्य हो गए हैं, और कहानी अत्यंत मार्मिक बिंदु पर आकर समाप्त होती है। स्पष्ट करती है कि आज के लोगों में दयालुता और परोपकार जैसे मूल्यों का अभाव हो गया है, जिसके कारण किसी मजबूर और दयनीय स्थिति में जूझते व्यक्ति की सहायता करने के बजाय लोग उसे अपना अपना भाग्य कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। तो कहानी खत्म हो गई, बहुत मार्मिक कहानी है। अगले एपिसोड में इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आता हूं, जो सभी पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ओके, थैंक्स।